नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि आज के इस चैप्टर में हम भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति और भारत के वन्य प्राणियों के संबंध में जानकारियां प्राप्त करेंगे। हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा बढ़ चढ़ के चीजें जानने को मिलने वाली नहीं है। इस चैप्टर में आपको जो भी चीजें देखने को मिलेंगी ये सारी बेसिक चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। जैसे आप देखते हैं, अगर आपको कोई इमारत खड़ी करनी है तो इमारत को खड़ी करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी नींव डालनी होती जो कि मजबूत। अगर किसी इमारत की नींव यानी कि उसकी जो नीचे की दीवार होती है वो मजबूत ना हो तो इमारत ऊंची और मजबूत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी ने आपका बेसिक मजबूत करने का काम किया है। और इस चैप्टर में जो आप जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के संबंध में जानकारियां प्राप्त करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद में क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 में इन्हीं सब के विषय में आपको स्टैंडर्ड लेवल पर जानकारियां देखने को मिलेंगे। बाकी सारी बातें एक साइड में हटाते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जिन लोगों को इसके नोट चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक के माध्यम से जाकर के आप डायरेक्ट नोट्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, जो लिंक के माध्यम से आएंगे उनको ये कुछ 15 रुपए महंगा पड़ेगा और जो व्हाट्सएप से लेंगे आकर के उनको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक मिलता है मौसम। ठीक है, तो जो मौसम है, मौसम किसे कहते जानते हो? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। आप देखोगे सुबह का मौसम कुछ और होता है, थोड़ी देर और रुकोगे मौसम कुछ और हो जाएगा, दोपहर का मौसम कुछ और होता है, शाम का मौसम कुछ और होता है, रात का मौसम कुछ और होता है। यानी कि मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन और पल प्रतिपल, ठीक है, होने वाला परिवर्तन है। वायुमंडल में, कहां पर? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। अब देखो, मौसम जो होता है कभी स्थिर नहीं रहता है। आप देखोगे एकदम से बहुत तेज धूप होगी, बादल आ गए, पानी बरसने लगा तो मौसम चेंज हो गया। यानी मौसम जो होता है ये दिन प्रतिदिन और पल प्रतिपल बदलता रहता है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। देखो, मौसम क्यों बदलता है? मौसम के बदलने में कई सारे फैक्ट शामिल होते हैं जिनके बारे में आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली मौसम जो चेंज होता है ये तापमान और वर्षा के आधार पर चेंज होता है और सूर्य का विकिरण भी होता है इसमें। ठीक है, सपोज दैट कि भाई आपके यहाँ पर तापमान बहुत तेज पड़ रहा है तो आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी और गर्म मौसम होगा। ठीक है, कहीं पर सूर्य की किरणें बहुत सीधी नहीं पड़ पा रही हैं, ठीक है, वहां पर तापमान कम है तो वहां पर कैसा होगा? वहां पर मौसम ठंडा होगा। ठीक है, कहीं पर वर्षा अधिक हो गई तो वहां का मौसम कैसा होगा? तो इसी प्रकार से निर्धारित होता है। आगे बढ़ते देखो, सामान्यतः भारत में जो प्रमुख मौसम है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप ऋतुएं भी कह सकते हो। भारत में प्रमुख प्रकार से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। बेसिकली क्लास 6 की एनसीईआरटी में आप इनको मौसम शब्द से ही समझो तो अच्छा रहेगा। दिसंबर से फरवरी तक जो होता है ठंड रहती है। ठीक है, ठंड होती है, हम लोग इसे सर्दी का मौसम कहते हैं। ठीक है, सर्दी का मौसम कहा जाता है। अगला पॉइंट मिलता है मार्च से मई तक गर्म मौसम रहता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? मार्च से मई तक का महीना। देखो, मई का एंड जैसे जैसे होगा आपकी बरसात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप जून में जाओगे, जून में बरसात होने लगती है जून के स्टार्टिंग से, तो ये गर्म मौसम कहलाता है, यानी गर्मी का हो गया। जून से सितंबर तक देखोगे आप तो यहां पर क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून का यहां पर प्रभाव रहता है। ठीक है, जिससे यहां पर कैसा रहता है? यहां पर बारिश होती रहती है। देखोगे जून से और सितंबर तक भारत में बारिश होती है तो इसे वर्षा मौसम कहा है। इस समय क्या होती है? बरसात होती है तो यहां पर बरसात का मौसम होता है। अगला मिलता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, सितंबर के एंड से लेकर के मध्य सितंबर से, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच में क्या होता है? मानसून के लौटने का मौसम होता है। ठीक है, मानसून के लौटने का समय होता है, इसलिए इसको शरद ऋतु कहा जाता है। ठीक है, शरद ऋतु यानी कि मौसम के लौटने का समय, मानसून के लौटने का समय। ठीक है, आगे बढ़ते अब इन सभी ऋतुओं को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की, जिसे हम लोग, जिसमें सर्दियां पड़ती हैं। ठीक है, तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान कम होता है। अब एक चीज को समझिएगा, देखो हमारी पृथ्वी जो है ऐसी है, एक मिनट पूरा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, पृथ्वी पर ये आप देख रहे भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, और ये आपकी मकर रेखा है। हमारा भारत देश जो है कर्क रेखा का, भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है, सपोज दैट कि यहां पर है। ठीक है, और सूर्य अपनी आवासीय गति यहां से यहां के बीच में करता रहता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें सीधी इस कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तब हमारे यहां पर आती है गर्मी।
इसके बाद में जब सूर्य की किरणें इस रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है, कहां पर, यहां पर, ठीक है, तो क्या होता है, तब हमारे यहां से मौसम के लौटने का समय होता है। और जब सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ती हैं तो हमारे यहां होती है सर्दी, ठीक है। तीन स्थितियां आपको समझनी होगी। शीत ऋतु में क्या कहा जा रहा है, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, तो देखो सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी यहां पर पड़ रही हैं, ठीक है, तो यहां पर तिरछी किरणें आती हैं, इस वजह से हमारे देश में सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। वही कहा जा रहा है उत्तर भारत का तापमान कम होता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है। अगला पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु। देखो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज होने से बचाने के लिए हम डिटेल में भी ज्यादा नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। तो ग्रीष्म गर्मी के मौसम को में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, ठीक है, जिन्हें लू कहा जाता है। आप समझो, देखो हमारी पृथ्वी ये हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके बीच से निकल गई ये भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये होगी आपकी मकर रेखा, ठीक है। जो ये आपकी भूमध्य रेखा है इसको हम लोग विषुववृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये कैसी है, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है इसको हम लोग विषुववृत्त कहते हैं, ठीक है। ये होती है 0 डिग्री पर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, जो आपकी ये कर्क रेखा, एक मिनट फिर से बना लेते हैं, ये गलती से डिलीट हो गया, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, यानी कि कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। दिन के समय में आप तापमान देखो कि बहुत अधिक हो जाता है, राजस्थान वाले इलाके में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे यहाँ पर आओगे दिल्ली में भी मतलब 45 से 49 डिग्री तक कभी जाने लगा है, प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें जो बहती हैं उन्हें लू कहा जाता है। अगला पॉइंट, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, अब इसको भी समझो। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन जो होती है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। यह अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। अब देखो ये मैप मैंने इसीलिए रखा, बिल्कुल क्लीन मैप है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मौसम आता है। देखो हमारे यहाँ जो मानसून आता है दो तरीके से आता है, दो रास्तों से हमारे यहाँ पर मानसूनी पवनें आती हैं। एक तो ये आपका अरब सागर, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो एक तो आता है अरब सागर से, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको मिलती है कि यहाँ पर मिलता है आपको पश्चिमी घाट, और ये ऊंचा है, तो जब अरब सागर से ये आता है तो यहाँ से टकराता है, टकराकर अधिकतर यहाँ पर वर्षा हो जाती है, और ये इधर साइड से जाता है ऊपर साइड, ठीक है। और ये इतने बीच में यानी कि देश के लगभग आधे भाग में ये बरसात करवा देता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बरसात जो होती है इधर से भी होती है। या देखो जो ये मानसूनी पवनें आती हैं, ठीक है, एक मिनट ऐसे समझो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हमारे यहाँ मानसूनी पवनें ऐसी आती हैं, ठीक है, ऐसी। तो आप देख रहे हैं इधर से भी घूम करके हमारे यहाँ कुछ मानसूनी पवनें आती है जिनके माध्यम से बरसात होती है, ठीक है। इधर से भी तो जो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनें आती हैं वो हमारे भारत देश के आधे भाग में बरसात करवाती हैं, और जो आपकी अरब सागर से मानसूनी पवनें आती हैं ये भी हमारे भारत देश के आधे भाग में बरसात करवाती हैं। इनके बारे में क्लास 9th में आपको डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से समझने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये अपने साथ नमी भी लाती हैं, जो ये मानसूनी पवनें आती हैं, ठीक है, ये अपने साथ में नमी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है, ठीक है। कैसे बरसात होती है, जब ये पहाड़ों से टकराती हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट मिलता है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, ठीक है, इसको भी समझो। इस समय पवन जो होती है स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, ठीक है। देखो जिधर से आएंगी उधर ही जाएंगी, ठीक है, तो स्थल भाग से लौट करके ऐसे बंगाल की खाड़ी की ओर आने लगती हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर इधर से आती हैं, इधर से फिर ये ऐसी इधर की ओर जाती हैं, ठीक है, इधर की ओर जाती हैं, ठीक है। ऐसी पहले चलती हैं स्थल की बंगाल खाड़ी की ओर चलती हैं, फिर ये इधर की ओर आती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में जानने को मिलेगा, ठीक है। जब आप क्लास 9 में जाएंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ क्यों जाती हैं ये आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है इस समय जो पवन है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है। क्या होता है, जो शरद ऋतु होती है इस समय जो मानसूनी पवनें हमारे यहाँ पर आकर के बरसात करवाती हैं, यही पवनें बंगाल की खाड़ी की ओर लौट के जाती हैं, और ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर जो तमिलनाडु वाला है, आंध्र प्रदेश वाला है, इस मौसम में बरसात होती है, ठीक है, इस मौसम में बरसात होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जलवायु को एक बार देख लेते हैं। देखो किसी भी स्थान की जलवायु जो है वो अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। सपोज दैट कि भाई आपको अपने यहाँ की जलवायु जाननी है,
देखो हमारे यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु कही जाती है विशेष तौर पर, लेकिन हमारे यहाँ की जलवायु जो है विशेष तौर से मानसूनी जलवायु नहीं है। जब आप इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप क्या समझेंगे कि जो हमारे यहाँ की जलवायु है ये पूर्ण रूप से पूरे देश की जलवायु मानसूनी नहीं है, बल्कि उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है हमारे यहाँ की जलवायु को। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम क्लास 9 में डिस्कस करेंगे। अभी जो यहाँ पर बेसिक जानकारियां दी जा रही है इसको एक बार देख लेते हैं। तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, विशेष तौर से 30 या फिर 35 साल। ठीक है, किसी भी स्थान की 30 या 35 साल की वहां की जो मौसम की औसत दशा है, जब आप उसको देखते हैं, वहां पर मापते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, तब आप उस स्थान की जलवायु को निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखो किसी स्थान पर लगभग 30 से 35 साल तक वहां पर क्या है कि गर्मी पड़ती रहती है, लगातार गर्मी पड़ती है, तो वहां की जलवायु गर्म है। किसी स्थान पर 30 से 35 साल तक आप देखोगे कि वहां पर सर्दी पड़ती है, तो वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है। ठीक है, इसी आधार पर कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्थान की अगर आपको जलवायु याद करनी है तो वहां पर अनेक वर्षों में 30 से 35 वर्ष आ जाते हैं। ठीक है, 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, लेकिन जब आप ज्यादा उसमें अंदर जाओगे और देखोगे तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। किसके? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। याद कर लीजिएगा, जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, इसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। अब आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय इलाका क्या हो गया? इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसका वीडियो आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक के क्या चैप्टर नंबर देखो, इसी प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, जाकर के देख लेना। ठीक है, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय इलाका कौन सा होता है, उपोष्ण कटिबंधीय इलाका कौन सा होता है, शीत कटिबंधीय इलाका कौन सा होता है, ये सभी हमने वहां पर बहुत ही डिटेल में आपको बताएं। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा होती है यहां पर मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर हो करती है। अब इस चीज को समझो, कहा जा रहा है किसी भी स्थान की अगर आपको जलवायु ज्ञात करनी कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो उस स्थान की आपको स्थिति ज्ञात करनी है। स्थिति यानी कि उसका अक्षांश और देशांतर कितना है। ठीक है, जो आपकी भूमध्य रेखा है यानी जो आपकी विषुववृत्त है, विषुववृत्त से कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कितनी दूरी पर है। दूसरी, ये जो जगह है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, समुद्र से दूरी उसकी कितनी है। तीसरा, उच्चावच का अर्थ हुआ वहां पर ऊंचाई नीचाई, यानी कि पहाड़ पठार इलाके कैसे, वहां का मैदानी इलाका कैसा, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ज्ञात करनी होगी। इसी के आधार पर उस स्थान की जलवायु निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी स्थान की जलवायु गर्म होगी, ठंडी होगी, या फिर वहां की मानसूनी जलवायु होगी। ठीक है, समुद्र से दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, और दूसरा जो आपकी विषुववृत्त होती है, विषुववृत्त से दूरी। ठीक है, और ऊंचाई भी, यानी सभी ये फैक्टर इस पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो हमारे भारत का जो आप नीचे वाला इलाका देखोगे, ये वाला इलाका, ठीक है, तो ये वाला पूरा इलाका समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और समुद्र से घिरा होने की वजह से जो समुद्र के पास वाला इलाका है इतना, ठीक है, यहां पर आप देखोगे जलवायु में अधिक भिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां का टेम्परेचर ना ज्यादा कभी गर्म होता है और ना ही ज्यादा कभी ठंडा होता है। आप गोवा वगैरह में चले जाइएगा, गर्मी में जाओ, सर्दी में जाओ, किसी भी टाइम पे जाओ, वहां पर एक ही मौसम आपको मिलेगा। जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं, ठीक है, यहां पे आपको तापांतर कम देखने को मिलता है। तापांतर किसे कहते हैं? अब आप ये हुए तापांतर, यानी कि ताप में अंतर, पूरे साल में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको माइनस कर दीजिएगा। सपोज दैट कि पूरे साल में दिल्ली का टेम्परेचर हुआ, हाईएस्ट हुआ 50, ठीक है, और लोएस्ट हुआ कितना? लोएस्ट हो गया, पहुंच गया ऊपर 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री का यहां पर अंतर देखने को मिले, इसी को कहा जाएगा तापांतर। ये हो गया एक साल का। अब अगर आपको एक दिन का तापांतर निकालना है तो दिन में जो हाईएस्ट रहा और दिन में जो लोएस्ट रहा वो उसे आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपको कहा जाएगा दिन का तापांतर। ठीक है, तो देखो जो समुद्र से सटे इलाके होते हैं वहां पर आप चाहें तो दिन में दिन का तापांतर निकालें, महीने का निकालें, साल का निकालें। समुद्र से सटे इलाकों का तापांतर बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि 1-2 डिग्री बहुत ही मतलब फर्क पड़ता है, 1-2 डिग्री का अंतर होता है, बाकी बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, तो समुद्र से सटे हुए जो इलाके वहां पर मौसम में चेंजमेंट नहीं होता है। जैसा मौसम रहेगा दिन में वैसे ही रात में रहेगा, जैसा गर्मी में रहेगा वैसे सर्दी में रहेगा। इसीलिए कहा जाए समुद्र से जो दूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, ऊंचाई के आधार पर, जैसे आप देखो हमारे यहाँ का जो हिमालय वाला इलाका है, ठीक है, वो अत्यधिक ऊंचाई पर है। वहां पर अगर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर
ठंड भी मिलेगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, इस चीज को मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में समझाया था। तो वही कहा जा रहा है, जब आप भारत में आओगे, देखो भारत में आपको पठार भी मिल जाएंगे, मैदानी इलाके भी मिल जाएंगे, समुद्र से सटे हुए इलाके भी मिल जाएंगे, पहाड़ भी मिल जाएंगे, यानी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। भारत में सब कुछ है। इसी वजह से भारत में जो जलवायु है, जलवायु में भी क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव देखने को मिलता है। भारत में कई प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में हम क्लास 9, 10, 11 में डिस्कस करेंगे। 11th में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा ज्योग्राफी में। आगे बढ़ते, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म है। ये दो इलाके बहुत गर्म है, एक कौन सा, जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर और के द्रास एवं कारगिल का जो बर्फीला ठंड, यहाँ पर देखिए कारगिल में, ठीक है, और आपका जम्मू कश्मीर में द्रास, ये दो ऐसे इलाके जहां पर बर्फीली ठंड पड़ती है। आप कारगिल में अगर चले जाइएगा तो मतलब ये कहा ही जाता है कि यहां पर इंसान का खड़ा रह पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि हमारे वहां पर जवान जो होते हैं वो लगातार वहां पर क्या करते हैं, अपना पहरा देते हैं। आपने मतलब कई बार वीडियोस देखे होंगे, कारगिल के वीडियोस आते हैं, वहां पर अंडा भेजे जाते हैं, एग भेजे जाते हैं जवानों के लिए, और उन एग को हथौड़े से तोड़ते हैं तब भी वो नहीं टूटते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है वहां पर, ऐसे स्थान पर रहना, बहुत ही ठंड पड़ती है। अब वहीं आप अगर जैसलमेर या बीकानेर में चले जाओ तो यहाँ पर मतलब आप क्या करो कि आप बिल्कुल मतलब ऐसे जाओ, ठीक है, बिल्कुल सर्दी से होकर के जाओ, वहां पर पसीना छोड़ जाएगा आपका शरीर, ठीक है। बर्फ को लेकर के जाओ और वहां पर रख दो और 2 मिनट में बर्फ पूरी पिघल जाएगी, ठीक है। वही कहा जाता है कि मतलब अधिक गर्म और अधिक ठंडा इलाका। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता, यहाँ की जलवायु मध्यम है, ठीक है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। यहाँ मतलब यहाँ पर आर्द्रता देखने को मिलती, ना अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडे हैं, मतलब बिल्कुल समतल रहते हैं। यहाँ की जलवायु जो है मध्यम है। वही कहा जाए तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। ये इलाके कैसे हैं, ना अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडे, ठीक है। ऐसे कैसे इलाके, ये समतल, मतलब जहाँ की जलवायु मध्यम है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु मिलती है, यहाँ पर आर्द्रता बनी रहती है। अब आर्द्रता किसे कहते हैं, वातावरण में हल्की नमी, ठीक है, वातावरण में हल्की हल्की नमी टाइप की बनी रहती है। अगला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। कहां पर, मौसिनराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान, जैसे राजस्थान का जैसलमेर हो गया, यहां पर वर्षा ही नहीं होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो मौसिनराम में। विश्व में सबसे मतलब भारत में ऐसा कौन सा इलाका जहां पर किसी किसी वर्ष वर्षा होती ही नहीं है, तो जैसलमेर में, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखनी है। अगला, भारत की वनस्पति को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको बेसिक चीजें मिल रही, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मतलब हट करके थोड़ा बेसिक से ऊपर होता तो डिटेल में समझाते। फिलहाल कल ही परसों में हमारे पहले चैनल दृढ़ संकल्प पर जलवायु पर एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, उसी पर लगे हुए हैं। 3-4 घंटे की मैराथन क्लास होगी, ठीक है, उसी पर लगे हुए हैं। इसी वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, टाइम से नहीं आ पा रही हैं। उसमें जलवायु को भारत की अगर आपको समझना है तो वो वीडियो देखना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, प्राकृतिक वनस्पति को समझते हैं। घास, झाड़ियां, जैसे घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखो समझना, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो आपका आम का पेड़ प्राकृतिक वनस्पति नहीं है जिसे आपने लगाया, या आपने पीपल का पेड़ लगा दिया, या आपने घास लगा दी, ठीक है, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं। प्राकृतिक वनस्पति वो होती हैं जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजती हैं, ठीक है। जैसे घास हो गई, झाड़ियां हो गई, पौधे हो गए, जो पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब जो वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं 5 प्रकार की। एक है आपकी कौन कौन सी, पहली मिलती है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरे मिलते हैं आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरे मिलते हैं आपको कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति, और मिलती है मैंग्रोव वन। अब एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यह वो वन है, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो आप साफ तौर से कह देना जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता, इनकी विशेषता है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता है। ये बहुत अधिक घने होते हैं। पृथ्वी वृक्षों की अनेक झाड़ियां इन वनों में पाई जाती हैं। देखो जो वृक्ष होते हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, देखो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यहाँ पर चूंकि बरसात लगभग साल भर होती रहती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो क्या होता है, देखो पेड़ जो होते हैं ये लगभग हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, ठीक है। इन मतलब एक पेड़ ने आज पत्तियां गिराई तो एक पेड़ ने कल गिराई, एक पेड़ ने परसों गिराई, यहाँ पर सभी पेड़ एक साथ कभी पत्तियां नहीं गिराते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये बहुत घने होते हैं,
ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पाए जाते हैं जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तीसरी बात, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी भी जमीन तक नहीं पहुंचता, पेड़ों की पत्तियों तक ही रहता है। ठीक है, और वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। अगर आपको वृक्षों की सभी प्रजातियां या फिर अनेक प्रजातियां देखना है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जाइए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको मतलब अनेक प्रकार के जीवों को देखना है तो भी आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जाइए। अगला पॉइंट, यह वर्ष के अलग अलग समय, मतलब ये वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते। देखो, एक पेड़ ने, जैसे मैंने कहा ना, एक पेड़ ने आज गिरा दी, एक पेड़ ने कल, एक पेड़ ने परसों। ठीक है, एक साथ पूरा वन पेड़ ने पत्तियां नहीं गिराता। ठीक है, इस कारण यह हमेशा ये हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, सदाबहार वन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सदा मतलब हमेशा हरे बने रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण पेड़ हैं रोजवुड, महोगनी और आबनूस। ये तीन पेड़ ऐसे हैं जो कि इनके सबसे महत्वपूर्ण वन कहे जाते हैं। अगला मिलता है आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। देखो, आपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तो देख लिए। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को भी देखो। ये हमारे देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जो आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह जो वन होते हैं कम घने होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, वर्ष के एक निश्चित समय में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं पीपल के, शीशम के, साल के, नीम के, सागौन के। अब यहां पर आपने एक चीज देखी, जो आपको ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं, कहा जा रहा है ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है जानते हो? ऐसा इसलिए होता है पानी के ह्रास को रोकने के लिए। पानी का मतलब क्या है कि पानी इनके पेड़ों में कमी ना हो, पानी की कमी को रोकने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब आप कहोगे कि पत्तियों को क्यों गिरा देते पानी को रोकने के लिए? पत्तियां जो होती हैं ये वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। ठीक है, पत्तियों में जो जल होता है वो वाष्पित होता रहता है पत्तियों के माध्यम से, वायुमंडल में वाष्पन के माध्यम से जाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी को मतलब पानी बचाए रखने के लिए, पानी के ह्रास को रोकने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। ठीक है, और हमारे देश के बहुत बड़े भाग में ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप उत्तर के मैदान में आओगे तो आपको ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन वनों में सबसे प्रमुख कौन कौन से हैं? तो एक आता आपका पीपल का, शीशम का, साल का। ठीक है, शीशम का पेड़ आप देखोगे ये कुछ मार्च से लेकर के अप्रैल के टाइम पर, मार्च अप्रैल मई के टाइम पर आप देखो कि इन पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं गिर जाती हैं। ठीक है, पतझड़ इनमें हो जाता है। सागौन के पेड़ में भी ऐसा ही होता है, नीम के पेड़ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अब कंटीली झाड़ियों को डिस्कस करते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। कौन सी? कंटीली झाड़ियां। ठीक है, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण पेड़ हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर और आदि। ठीक है, देखो इसको समझो। आप जैसे राजस्थान वाले इलाके में जाओगे तो आप देखो कि ऐसे पेड़ बहुत सारे होंगे। ठीक है, ऐसे वहां पर कांटे वाले पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। देखो, ऐसे इलाका आपने अपने गांव में जाकर देखना, ऐसा इलाका जहां पर पानी की कमी होगी, ठीक है, वहां पर आपको कांटे वाले पेड़ लगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप बंजर भूमि देखने के लिए जाओ जहां पर खेती वगैरह ना होती हो, वहां पर देखोगे कि आपको कंटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी। या फिर ऐसे पेड़ जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, ठीक है, या फिर कैक्टस का पेड़ हो गया। ये पेड़ ऐसी जगह पर ही उगते हैं, ऐसी जगह पर मतलब अपने आप उगते हैं और ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी हो। ठीक है, इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं शुष्क भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, और पानी की क्षति को रोकने के लिए इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बड़े बड़े कांटे होते हैं ताकि पानी की क्षति को कम किया जा सके। और इनमें महत्वपूर्ण पेड़ तो मैंने बता ही दिए। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना कि जो कंटीली झाड़ियां कहां कहां पर पाई जाती हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो गया। ठीक है, ये इलाके तो हैं ही, मतलब शुष्क प्रदेश यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो पश्चिमी घाट मिलता है वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर देखो क्या है ना कि थोड़ा सा हो गया था, आगे बढ़ते हैं। कहा जाए जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, जो पश्चिमी घाट में पूर्वी ढाल मिलते हैं, यानी कि देखो इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे, मैं समझाता हूँ। ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है, और इसके इधर पश्चिम वाला इलाका, इधर पूर्व वाला इलाका। तो कहा जा रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर क्या होता है, जब इधर से बादल जाते हैं, ठीक है, मानसून ज्यादा, तो पश्चिमी घाट से टकरा करके, चूंकि बहुत अधिक ऊंचा है, इधर वाले इलाके में वर्षा हो जाती है अधिकतर। ठीक है, और जो इसका इधर वाला इलाका मिलता है, ये वाला पूर्व वाला, ठीक है, कहा जा रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, यानी जो इधर वाली ढाल है ये शुष्क रह जाते, इसलिए यहां पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है वृष्टि
छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि जिस इलाके में पानी ना बरसता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है पर्वतीय वनस्पति, इसको भी समझो। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में भिन्नता, विभिन्न प्रकार की, एक मिनट, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में भिन्नता विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। एक मिनट देखो, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों की विभिन्न प्रकार के, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस किया गया है, मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे जैसे आप पर्वत में जाओगे, ठीक है, तो पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज था यहाँ पर। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पेड़ यहाँ पर लगे मिलेंगे उनमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इस चीज को हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ठीक है, एक मिनट, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होता जाएगा, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा। ठीक है, तो कम तापमान में जो पेड़ जीवित रह सकते हैं, या जो कम तापमान में पाए जाने वाले पेड़ हैं, वो पर्वतों के ऊंचे स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों का अक्सर शंक्वाकार हो जाता है। शंक्वाकार का अर्थ हुआ ये वाला, आप देख रहे हैं ये पेड़ लंबे लंबे आप देख रहे हैं। ठीक है, शंक्वाकार पेड़ हैं, देखो ये पर्वतों पर पाए जाने वाले पेड़ हैं, देख रहे हैं, ये शंक्वाकार पेड़ है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ोगे तो पेड़ों के जो प्रकार हैं वो बदलते जाएंगे। ठीक है, जैसे समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आप जाओगे, और 1500 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाओगे, तो आप देखोगे कि पेड़ों के जो आकार है वो शंक्वाकार हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष इन पौधों को कहा जाता है। पर्वतीय वनस्पति, इनमें जो पर्वत पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उनमें से आपका एक मिलता है पाइन है, दूसरा है देवदार है, एक चीड़ मिलता है। ठीक है, इनमें से ही मतलब एक आधे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे लकड़ी वाला जो बैट होता है वो बनाया जाता है। आगे बढ़ते लास्ट मिलता है आपको मैंग्रोव वन। ठीक है, वनों में मैंग्रोव वन मिलते हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये जो वन होते हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं, जैसे आपका समुद्र का पानी हो गया। ठीक है, ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, दूसरा आपके जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वाला इलाका है, ठीक है, यहां पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति, इस प्रजाति के नाम पर ही क्षेत्र का नाम सुंदरवन डाला गया। आप जिस क्षेत्र का नाम सुंदरवन कहते हैं ना, सुंदरवन डेल्टा वाला जो आपका इलाका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वाला इलाका मिलता है, ठीक है, वहां पर एक विशेष प्रकार का सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। इसी वृक्ष के नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया सुंदरवन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, आप कह दीजिएगा पश्चिम बंगाल के इलाके में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा मतलब खारे पानी में ये वन रह सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला मिलता है, हम बात करते हैं वन्य प्राणियों की। वन्य प्राणी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और ये हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान, याद कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा कि एशियाई शेरों का निवास स्थान क्या है या फिर कहां पर है, तो उत्तर देना गुजरात के गिर वन में। ठीक है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है, निवास है। अब यहां पर देखो, ये इसलिए यहां पर दिया गया ताकि आपको ये पता रहे। ठीक है, और यहां पर भी मतलब शिकार काफी होते रहते हैं, लोग इनका शिकार करते हैं। इसके बाद में हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी हो गया, एक सींग वाला गैंडा हो गया, ये काफी सारे असम के जंगलों में घूमते रहते हैं। और हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। आपको केरल में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, असम में चले जाओ, तो यहाँ पर आपको हाथी बड़ी संख्या में मिलेंगे। एक सींग वाला गैंडा आपको देखना है तो भाई आप असम में जाओ। ठीक है, और मतलब इन पक्षी, मतलब ये पशु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये याद रखना। ठीक है, विभिन्न, ये देश के मतलब हर इलाके में पाया जाता है, विभिन्न इलाकों में, केवल इंसानी बस्तियों में ये नहीं होता। देखो, इंसानी बस्तियों में बाघ कब आते जानते हो? बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। ठीक है, ये इंसानी बस्ती में तब आते हैं जब हम इनका निवास स्थान खत्म करते हैं। जब जंगलों को काट दिया जाता है तो जंगलों में रहने वाले बाघ हो गए, शेर हो गए, ये इंसानी बस्ती में आते हैं और इंसानों को मार के खाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि भाई जब आपका स्थान, आपका घर जब छीन लिया जाएगा आपसे, तो आप कहीं ना कहीं तो जाओगे ही जाओगे। वही ये भी करते हैं। अगला मिलता है ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा,
ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। दो याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे, ठीक है। और ऊंट जो होते हैं भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर? हिमालय के क्षेत्र में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू पाए जाते हैं। अगला जो मोर है ये राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। जो मोर है ये राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत में पक्षी में कई सारे पक्षी पाए, जिसमें आपको तोता मिलता है, मैना मिलता है, कबूतर मिलता है, बुलबुल है, बतख है, कई सारे पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। और भी अन्य कई सारे पक्षी हैं जो कि राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, ठीक है। एक मिनट, अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। अब आप कहोगे कि राष्ट्रीय पक्षी उद्यान क्या है? बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा इलाका, बहुत बड़ा इलाका, जंगल जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर पक्षियों का निवास स्थान है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान उसे घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई भी ना जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है, उद्यम शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। जो उद्यान होते हैं ये शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली जो छोटी छोटी चिड़ियां होती है, आपने देखा होगा, मार्केट में देखा होगा, जाल के अंदर कुछ सारे लोग छोटी छोटी चिड़ियों को रख करके उनको बेचते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं शिकारी लोग, बेसिकली इन चिड़ियों को जंगलों से पकड़ के लाते हैं, उनको पिंजड़े में जेल के अंदर बंद कर देते हैं और फिर बेचते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये राष्ट्रीय पक्षी उद्यान होते हैं, यहाँ पर कोई भी शिकारी नहीं जा सकता, इन पक्षियों को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ठीक है। और भारत में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख और इसके बाद में और भी कई सारे पक्षी पाए जाते हैं। और बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो कि मतलब इनको प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। आगे, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। अगर आप जाकर के देखोगे गांव में तो बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। आज अगर आप यूट्यूब पर डालकर देखोगे तो सांपों को पकड़ने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनके वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। तो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा और करैत, क्या नाम है, कोबरा और करैत, इस करैत है फिर कुरैत है, करैत ही होगा, ठीक है। ये प्रमुख हैं, ये सबसे अधिक विषैले बताए जाते हैं, ठीक है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, ठीक है। और उनको बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि जैसे आप देखते हो कि जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है, जानवरों का शिकार हो रहा है, इससे बहुत सारी जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। जैसे आप देखो, शेरों को देख लो, चीते देख लो, ठीक है, बाघ को देख लो, तो इनका शिकार बहुत हो रहा है, ठीक है। शेर का तो शिकार नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बाघ का शिकार बहुत हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा चीते का शिकार बहुत हो रहा है, एक सींग वाले गेंडे का शिकार बहुत हो रहा है, हाथियों के दांत लेने के लिए हाथियों का शिकार बहुत हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि नेशनल पार्क हो गए, पशु विहार हो गया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, इनका निर्माण किया जा रहा है, इनको स्थापित किया जा रहा है कि इस इलाके में कोई भी ना जा सकता है, ठीक है, कोई भी ना इन इलाके से ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट अधिकारियों को रखा जाता है वो फॉरेस्ट अधिकारी ही मतलब इनका दलाली करने लगते हैं, इनके बीच में आकर के इनका मतलब मर्डर वगैरह यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में वो यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सरकार ने हाथियों तथा बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, इन दो परियोजनाओं को शुरू किया है, ठीक है। तो ये परियोजनाएं नई हैं और इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न आ सकता है। अगला मिलता है आपको प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि कुछ पक्षी, पिंटल बतख हो गई, इसके बाद में कार्लियो हो गई, इसके बाद में फ्लैमिंगो हो गया, ठीक है, इसके बाद में आस्प्रे हो गया, लिटिल स्टिंट हो गया, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये पक्षी ऐसे हैं जो कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष में सर्दी के मौसम में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जो पक्षी मतलब विदेश से हमारे यहाँ पर हर साल आते हैं उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। आप जैसे ये देख रहे हैं, क्या है, ये लिटिल स्टिंट है। क्या है? लिटिल स्टिंट है, जो कि एक छोटा सा पक्षी है और ये हमारे यहाँ पर सर्दी के टाइम पर आता है। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन होता है 15 ग्राम। आप 15 ग्राम वजन इमेजिन कर सकते हो, एक पेन का वजन होता है 15 ग्राम, ठीक है। एक पेन का, आप जो मोबाइल लेकर घूमते हो ना, इसका भी वजन 200 ग्राम होता है, इससे भी छोटी पक्षी होती है, ठीक है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, इन पक्षियों को शिकार करके इनको पिंजड़े में बंद करके लोग बेचने का काम करते हैं। भाव बताओ, ये कितनी अच्छी बात है। आप किसी के घर पे जाओ, ठीक है, मेहमान बन के जाओ और आपको वहां पर बंद कर लिया जाए और बंद करने के बाद में आपको बेचा जाए तो आपको कैसा लगेगा?
सपोज दैट कि भाई आप अमेरिका गए जॉब करने के लिए, आपको पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है, या फिर मतलब मजबूरी थी आपके आगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप अमेरिका गए और अमेरिका वालों ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ने के बाद में आपको बेचना शुरू कर दिया, और आपको किसी जेल में बंद कर गया, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसी प्रकार जो हमारे प्रवासी पक्षी आते हैं, इनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। टेलीग्राम पर हम हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेसबुक पर भी हमको फॉलो करें, अभी कभी कर लें, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फॉलो कर लें। फेसबुक पर करें, बिल्कुल ना करें, इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर क्या है कि एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा रहे यहाँ पर हैं। तो अगर आप लोगों की अच्छी खासी कृपा बरसी, ठीक है, मतलब अगर आप लोगों ने अच्छे खासे व्यूज दिए, अच्छे खासा शेयर किया, तो क्या है कि हम इसकी टेस्ट सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। आज क्लास 6 कंप्लीट हो गई, कल से हम क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। साथी जिन लोगों को नोट्स लेने वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है, 8577885934 ये नंबर है हमारा, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।